जम्मू एंड कश्मीर, एक नाम जिससे जहन में आती हैं तस्वीरें खूबसूरत नजारों की, एक ऐसा इलाका है जिसका अपना एक अलग और गहरा कैरेक्टर है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे नॉर्दर्न हिस्से में बसा हुआ इसकी जियोग्राफी एक ड्रामेटिक मेलजोल है ऊंचे हिमालयन पहाड़ों, शांत वादियों और तेज बहती नदियों का। ये धरती सिर्फ अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, कल्चर और इंसानी जज्बा गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ की हवा में भी जैसे कहानियां बसी हैं पुरानी सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स की, जो कभी यहाँ फले फूले थे। इस इलाके की अलग आइडेंटिटी सदियों में बनी है, जिसमें खुशहाली और शांति के दौर भी रहे और काफी टर्मोइल का वक्त भी, और हर दौर ने इसकी रूह और यहाँ के लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ी है। जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी खास तौर पर मशहूर है अपनी स्टनिंग वैलीज के लिए, जिनमें से हर एक की अपनी अलग खूबसूरती और अहमियत है। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर वैली, जिसे अक्सर पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, एक बड़ी ओवल शेप्ड बेसिन है जो पिरपांजाल और हिमालयन माउंटेन रेंजेस से घिरी हुई है। और साउथ में टावी वैली, जहां से टावी रिवर बहती है, जम्मू रीजन के लिए सेंट्रल है। चेनाब वैली, जिसे ताकतवर चेनाब रिवर ने बनाया है, अपने रगेड टेरेन और बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जानी जाती है। ये वैलीज सिर्फ जियोग्राफिकल फीचर्स नहीं है, ये यहाँ रहने वाली कम्युनिटीज के लिए लाइफलाइंस हैं जो एग्रीकल्चर को नर्चर करती हैं और लोकल कल्चर्स को बनाती हैं। इन प्रोमिनेंट वैलीज के अलावा यहाँ का लैंडस्केप और भी एनरिच्ड होता है पूंछ वैली, सिंध वैली और लिडर वैली जैसी दूसरी वादियों से, जिनमें से हर एक इस रीजन की डाइवर्स टोपोग्राफी में अपना योगदान देती है। यहाँ के रिवर सिस्टम्स भी उतने ही वाइटल हैं। झेलम रिवर बड़े आराम से कश्मीर वैली से गुजरती है, जो इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट का साधन बनती है। चेनाब, तावी और रावी नदियां भी पानी के क्रूशल सोर्सेज हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी और लिवलीहुड्स को सस्टेन करती है। ये नदियां जो हिमालयन ग्लेशियर्स से निकलती हैं, सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि इस रीजन के कल्चरल और इकोनॉमिक ताने बाने में गहराई से जुड़ी हुई है और अक्सर यहाँ की लोकल फोल्कलोर और पीढ़ियों से चली आ रही ट्रेडिशंस में शामिल होती है। जम्मू एंड कश्मीर का असली एसेंस इसके विशाल पहाड़ों और जीवन देने वाले पानी से जुड़ा है। पीर पांजल रेंज एक शानदार बैरियर बनाती है जो कश्मीर वैली को बाहरी मैदानों से अलग करती है, जबकि ग्रेटर हिमालयस उत्तर और पूरब में ऊंचे खड़े हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी का सबसे ऊंचा पॉइंट नन पीक है, जो शानदार 7,135 मीटर्स तक ऊंचा है। इसके बिल्कुल उलट सबसे लो एलिवेशन वहां है जहां चेनाब रिवर बहती है 247 मीटर्स पर। एल्टीट्यूड का ये बड़ा फर्क तरह तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस और इकोसिस्टम्स बनाता है, एल्पाइन मेडोज से लेकर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तक, जिससे ये रीजन एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनता है और कुदरत के कांस्टेंट नेचुरल वंडर की एक जगह है। जम्मू और कश्मीर का हिस्ट्री एक लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी है, जिसमें इंडिजिनस रूल के दौर, फॉरेन इन्वेजन्स और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस शामिल हैं। अपने रिसेंट हिस्ट्री में काफी समय तक इस रीजन की इंडियन यूनियन में एक यूनिक पोजीशन थी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 से गवर्नेड थी। इस आर्टिकल ने इसे काफी हद तक ऑटोनॉमी दी थी, जिसमें इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और आर्टिकल 35A के तहत परमानेंट रेजिडेंसी और प्रॉपर्टी ओनरशिप से जुड़े अपने लॉज शामिल थे। यह स्पेशल स्टेटस रीजन के अंदर और पूरे इंडिया में लगातार डिबेट और पॉलिटिकल डिस्कोर्स का सब्जेक्ट बना रहा, जिसने कई डेकेड्स तक पॉलिटिकल लैंडस्केप और यहाँ के रहने वालों की एवरीडे लाइव्स को शेप किया। यहाँ की डाइवर्स आबादी की सेंसिटिविटीज और एस्पिरेशंस को समझने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत क्रूशल है। अगस्त 2019 में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट आया। इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट करने का रेजोल्यूशन पास किया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को मिला स्पेशल स्टेटस रिवोक हो गया। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी इनैक्ट किया गया। इस लेजिस्लेशन ने अर्स्टवाइल स्टेट को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बाइफरकेट कर दिया। ये चेंजेस 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्ट में आए, जिससे रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फंडामेंटली बदल गया। इन डिसीजंस के बाद का पीरियड सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी मेजर से मार्केट था, जिसमें कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स और कई पॉलिटिकल फिगर्स का डिटेंशन शामिल था, जो इस ट्रांजिशन के मोमेंटस नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। इन चेंजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क डिसीजन आया।
11 दिसंबर 2023 को एपेक्स कोर्ट ने यूनानिमसली सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के डिसीजन को अपहोल्ड किया। इंपॉर्टेंटली, कोर्ट ने गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करने और 30 सितंबर 2024 तक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करने का भी डायरेक्शन दिया। इस जजमेंट ने रीजन के पॉलिटिकल एवोल्यूशन में एक न्यू चैप्टर के लिए स्टेज सेट किया, जिसका एम डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को रीएस्टैब्लिश करना था। इन इलेक्शंस तक के पाथ को क्लोजली वॉच किया जा रहा था, क्योंकि यह डायरेक्ट सेंट्रल रूल के पीरियड के बाद गवर्नेंस के एक मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की तरफ एक मूव सिग्निफाई करता था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद 90 सीट वाली लेजिस्लेचर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच हुए। 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये पहले ऐसे इलेक्शंस थे। अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन वोटर्स पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर्ड थे। इलेक्शन कैंपेन में वेरियस लोकल और नेशनल इश्यूज पर डिबेट हुई, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, कश्मीरी यूथ का डिटेंशन और लोकल गवर्नेंस का फ्यूचर जैसे मुद्दे शामिल थे। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) और इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) का अलायंस विक्टोरियस रहा, जिसमें JKNC ने 42 सीट सिक्योर की। सब्सिक्वेंटली JKNC के ओमर अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2024 में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस अस्यूम किया, जो यूनियन टेरिटरी में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिटर्न को मार्क करता है। जम्मू और कश्मीर अपनी रंग बिरंगी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। एक खूबसूरत मोज़ेक जो अलग अलग धर्मों, भाषाओं और रिवाजों के धागों से बुना गया है। इस रीजन में ऐसी आबादी रहती है जो ज्यादातर इस्लाम को मानती है, खासकर कश्मीर डिवीजन में जहां 96% से ज्यादा मुस्लिम हैं। जम्मू डिवीजन का रिलीजियस डेमोग्राफिक कुछ अलग है। यहाँ हिंदू मेजॉरिटी है, लगभग 67.5%, और एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी भी है, लगभग 30%। खासकर राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में सिख धर्म और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ हैं, जो इस रिच स्पिरिचुअल लैंडस्केप में और भी परतें जोड़ते हैं। ये साथ रहना कभी कभी तनावपूर्ण होने के बावजूद सदियों से यूनिक मिलीजुली ट्रेडिशंस और शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया है। जम्मू और कश्मीर की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी उतनी ही इंप्रेसिव है, जो कल्चर्स के क्रॉसरोड्स के तौर पर इसके हिस्टोरिकल रोल को दिखाता है। कश्मीरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, खासकर कश्मीर घाटी में, जिसका लिटरेरी हेरिटेज बहुत रिच है। डोगरी जम्मू रीजन में ज्यादा बोली जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। उर्दू, जिसका हिस्टोरिकल जुड़ाव दरबारी जीवन और एडमिनिस्ट्रेशन से रहा है, आज भी बड़े पैमाने पर समझी और इस्तेमाल की जाती है, खासकर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में गोजरी, जो गुजर कम्युनिटी बोलती है, और पहाड़ी, जो पहाड़ी इलाकों में आम है, शामिल हैं। हिंदी और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का काम करती है, जो बड़े इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाती है। ये मल्टीलिंगुअल माहौल डेली बातचीत और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को और भी रिच बनाता है। जम्मू और कश्मीर का लाइफस्टाइल वहाँ की जियोग्राफी और क्लाइमेट से गहराई से जुड़ा हुआ है। कश्मीर घाटी में लाइफ अक्सर खेती-बाड़ी के साइकिल्स और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। कड़ाके की सर्दियों में केयरफुल प्लानिंग और जुगाड़ की जरूरत पड़ती है, जबकि सुहावनी गर्मियों में आउटडोर एक्टिविटीज में तेजी आ जाती है। ज्यादा गर्म जम्मू रीजन में लाइफ की रफ्तार और खेती के तरीके अलग होते हैं। ट्रेडिशनल कपड़े, खाना और सामाजिक रीति रिवाज डिविजन्स के बीच अलग अलग होते हैं, और यहाँ तक कि उनके अंदर अलग अलग कम्युनिटीज में भी फिर भी इस यूनिक जमीन से जुड़े होने का एक शेयर्ड एहसास है। सभी धर्मों के त्योहार जोश के साथ मनाए जाते हैं, जो अक्सर कल्चरल प्रभावों के मेल जोल को दिखाते हैं और कम्युनल हार्मनी के पल देते हैं। जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर पर चलती है। हॉर्टिकल्चर, खासकर सेब की खेती, इकोनॉमी की रीढ़ है, जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और रीजन के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बड़ा योगदान देती है। पंपोर जैसे इलाकों में केसर की खेती भी वर्ल्ड फेमस है। एग्रीकल्चर के अलावा हैंडीक्राफ्ट्स एक और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कश्मीरी शॉल, कालीन, लकड़ी का काम और पेपियर माशे अपनी बेहतरीन कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। टूरिज्म हिस्टोरिकली एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, जो अपनी सीनिक ब्यूटी और स्पिरिचुअल साइट्स पर विजिटर्स को खींचता है। हालांकि इसमें रुकावटें भी आई हैं। रीजन में सैफायर, बोरैक्स और ग्राफाइट जैसे मिनरल रिसोर्सेज भी है, जो आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पोटेंशियल देते हैं।
अक्टूबर 31, 2019 से जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर एडमिनिस्टर किया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायरे में लाता है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो अभी मनोज सिन्हा हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के तौर पर काम करते हैं और उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 के तहत गवर्न होती है और आर्टिकल 239A, जो असल में पुडुचेरी के लिए था, वो भी यहाँ एप्लीकेबल है। हालांकि अब इस रीजन में एक यूनिकोएमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है 5 साल के टर्म के साथ, लेकिन उसकी पावर्स सीमित हैं। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जैसे मामले सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, जो कि एक स्टेट के तौर पर इसके पिछले स्टेट से काफी अलग है। इस रीऑर्गेनाइजेशन से रेजिडेंसी से जुड़े लॉज में भी बदलाव आए। अप्रैल 2020 में एक नया डोमिसाइल लॉ लाया गया, जिसने पहले वाले परमानेंट रेजिडेंट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। इस नए लॉ के तहत वो लोग जो जम्मू और कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं, या वो जिन्होंने 7 साल तक पढ़ाई की है और रीजन के अंदर क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जामिनेशंस दिए हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। अप्रैल 2025 तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 83,000 से ज्यादा ऐसे सर्टिफिकेट्स उन लोगों को इशू किए गए जो पिछले रेगुलेशंस के तहत क्वालिफाई नहीं करते। यह बदलाव काफी डिस्कशन का टॉपिक रहा है और रीजन के डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक ताने बाने पर इसके इम्पैक्ट को लेकर अलग अलग नजरिए हैं। नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चर के बावजूद जम्मू और कश्मीर को कई पुराने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जो 2024 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान 18.3% रिपोर्ट किया गया था और ये खासकर यूथ को अफेक्ट कर रहा है। हिस्टोरिकल शिकायतें और एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल पास्ट आज भी पब्लिक सेंटिमेंट को सीकिल दे रहे हैं। सिक्योरिटी एक सेंसिटिव इशू बना हुआ है, रीजन की जियोपॉलिटिकल लोकेशन और कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को देखते हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल इसे पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी से अलग करती है और यह डिस्प्यूट्स का एक फोकल पॉइंट रहा है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सुलह और सभी रेजिडेंट्स की सेफ्टी और वेल बीइंग सुनिश्चित करने पर फोकस हो। आगे देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली का हालिया रेस्टोरेशन और अक्टूबर 2024 में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के अंडर नई गवर्नमेंट का बेनुना एक इम्पोर्टेंट कदम है। जेकेएनसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई और कंट्रोवर्शियल डिटेंशन लॉज को खत्म करने की दिशा में काम करने के वादे शामिल थे। साथ ही फुल स्टेटहुड रिस्टोर करने का बड़ा गोल भी था। आगे का रास्ता कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल उम्मीदों को नेविगेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, खासकर टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर जैसे सेक्टर्स में, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना शामिल है। जम्मू और कश्मीर के इस नए दौर में हमेशा की शांति और खुशहाली की तरफ सफर में बेशक लगातार कोशिश, डायलॉग और इसकी डाइवर्स पॉपुलेशन की जरूरतों और उम्मीदों को एड्रेस करने का कमिटमेंट लगेगा।